दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में चौथे चरण के मतदान के बाद कुछ समीकरण और परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। हम चौथे चरण के मतदान के बाद एक बार आकलन करने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में केंद्र बिंदु में क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ की सामाजिक समरसता है, उसके बीच में चुनाव के केंद्र बिंदु में ममता है और दूसरी तरफ विपक्ष से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं, यानी कि ममता वर्सेस मोदी का चल रहा है। लेकिन वोटरों की क्या सोच है? वोटर इस चीज़ में हैं कि क्या ममता को हराया जाए या फिर मोदी को जिताया जाए। चर्चाएं आम हो चुकी हैं वहाँ पे। बीजेपी को तब बल मिलता है जब पश्चिम बंगाल में सामाजिक संरचना में बीजेपी के साथ मुस्लिम नहीं है, फिर दलित उनके साथ है। दलित का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ है और जिसमें 44 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें मतुआ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हुगली में एसटी के दलितों के 42%, 43% वोट हैं। हावड़ा में दलितों के 42, दक्षिण 24 परगना में दलितों के 35% वोट हैं। जलपाईगुड़ी में दलितों के 42, कूच बिहार में 62%। इसी का उलट देखिए तो दक्षिण 24 परगना में 35% मुस्लिमों के वोट हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 31% वोट मोदी को केंद्र बिंदु में रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और 31% वोट का इजाफा हुआ था। और इसी को लेकर के बीजेपी के रणनीतिकारों ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाई और चुनाव लड़ने की जो पूरी रणनीति हुई, इसी के आधार पर हुई। चौथे चरण में हिंसा भी हुई, 4 लोग गोलियों से मारे गए। इसको लेकर के हिंसा वाले क्षेत्र कूच बिहार में ममता बनर्जी गई भी वहाँ पर। हालांकि हिंसा के ऊपर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है। अभी 169 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। या पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह हो गया है कि चुनाव के केंद्र में ममता है या मोदी। हर चरण के चुनाव के पहले 2-2 विहंगम रैलियां होती हैं मोदी की, और इन रैलियों को सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से पूरी तरह से फैलाया जाता है। और यही नहीं, यहाँ पर जो भी रैली होती है उसको पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर लिया जाता है और उसको लेकर के शहरों को प्रभावित किया जाता है। लेकिन एक अहम बात और सामने आती है कि मोदी हिंदी भाषी व्यक्ति हैं और हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी जो है शहरी क्षेत्र के लोगों के समझ में आती है, मगर उनका जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्या उनकी भाषा, क्या उनकी बातें पहुंच पाती हैं? ममता की यही सबसे बड़ी ताकत है कि ममता 1 to 1 ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से सीधा संवाद करती हैं और वहाँ की लोकल बंगाली भाषा में संवाद करती हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए माना जा रहा है कि क्या ममता की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच ज़्यादा है, पकड़ ज़्यादा है, या फिर मोदी के शहरी क्षेत्रों में दिए गए भाषण को बंगाली संस्करण में करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और मोदी की चकाचौंध में उन्हें भी लाया जा रहा है। हालांकि एक बात याद आती है कि इमरजेंसी के ज़माने में जब इंदिरा गांधी की सभा में भीड़ इकट्ठी होती थी, तो इंदिरा गांधी कहती थी कि ये भीड़ वोट देने नहीं आती है, यह मुझे देखने आती है कि वो कौन सी महिला है जिसने देश में इमरजेंसी लगाकर हम लोगों का हाल को बेहाल किया है। तो क्या यह भी एक पक्ष हो सकता है कि मोदी में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो मोदी के जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके वजह से इकट्ठा हो रही है, मोदी को देखने के लिए हो रही है? कि जिस तरह से आप यूं कह लें कि केंद्र बिंदु में मोदी हैं, मगर मोदी द्वारा केंद्र में बेरोजगारी, निजीकरण, नोटबंदी, ध्रुवीकरण, भीड़ तंत्र, आर्थिक तंत्र की डमाडोल स्थिति, फिर भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मोदी के खिलाफ नहीं, बंगाल में ममता के खिलाफ है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं जो कि मोदी के खिलाफ हों और एनडीए और बीजेपी के खिलाफ हों। वहाँ वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, और मुद्दे में सबसे बड़ी मुद्दा
ममता बनर्जी हैं। अब सिंगूर का चुनाव इसी समय हुआ। सिंगूर के चुनाव में नैनो की फैक्ट्री लगने वाली थी। ममता की राजनीति की शुरुआत जिन्होंने वाम दल को उखाड़ के फेंका था उसी सिंगूर से हुई थी, मजदूर और किसानों के हजारों एकड़ जमीन को बचाने को लेकर। लेकिन उसी नैनो को 2008 में मोदी ने गुजरात में जमीन दी, शिफ्ट कर दिया था। यह भी मुद्दा वहाँ पर नहीं है कि कारपोरेट को मोदी प्रश्रय दे रहे हैं, वहाँ पर नहीं है। मोदी की 164 योजनाएं, 164 प्लान्स जो हैं केंद्र सरकार के, उसमें मात्र 3 प्लान का जिक्र बार बार किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना जो ममता नहीं देती हैं, जनधन योजना जहां से वहां के लोग महरूम हैं, और उसके अलावा ये सेंट्रल की तमाम स्कीम हैं, और उसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं जो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, हेल्थ पॉलिसीज़, उसका मुद्दा उठाया जा रहा है। यहाँ पर बंगाल में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और स्थिति यह हो गई है कि सर्वे और कयास के बाद अचानक ममता के जो निजी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो वायरल होता है, और उसमें उन्होंने क्या कहा जरा आप भी सुनिए। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों के 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ will 75 BJP 25 तृणमूल। लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। क्योंकि जहाँ एक चीज आप देखिए कि बंगाल में मोदी की पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। प्रशांत कई दिग्गजों के रणनीतिकार रहे हैं। वो पहले 14 में मोदी के थे जब एनडीए को उन्होंने जीत दिलाई, उसके बाद वो नीतीश और लालू के रहे, उन्हें भी जीत दिलाई। केवल एक जगह वो फेलियर हुए थे, राहुल गांधी के साथ थे और खटिया पर बैठा के चौपाल सभा करवा रहे थे, उसमें वो खटिया खड़ी हो गई थी, वहाँ पर वो थोड़ा फेलियर जरूर हुए थे। और उसके बाद उन्होंने जब कह दिया कि मोदी को लोग यहाँ भगवान मानते हैं, जैसा कि आपने सुना कि मोदी को लोग भगवान मानते हैं, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि बीजेपी यहाँ जीत रही है। अब जब रणनीतिकार ही इस तरह से कहे तो बाकी लोगों पर क्या बहस का कोई मुद्दा ही नहीं बचता है, कोई चर्चा का विषय ही नहीं बचता है। यद्यपि कि देखें कि बीजेपी के जो अपने तौर तरीके हैं, इनको बोलने वाले केजरीवाल को भी वहाँ हैंडीकैप्ट कर दिया गया। अब पिछली बार मैंने बताया था कि किस तरह से विधेयक ला करके सारा पावर जो है वो एलजी में शिफ्ट कर दिया गया। कश्मीर में इन्होंने, कश्मीर में चूंकि बीजेपी नहीं जीत सकती इसलिए तोड़कर केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है और लगभग कस भी दी गई है, जो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। एमपी में ज्योतिराज सिंधिया को भी अपने तरफ कर लिया गया है। अब ये जो युद्ध है बंगाल में, चुनावी युद्ध, रण जिसको कहते हैं, ये कहीं नेपोलियन का वाटरलू न साबित हो जाए मोदी के लिए। क्योंकि यहाँ जिक्र करना फिर जरूरी है कि सोचे कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ छत्रप ममता बनर्जी और दूसरी तरफ केंद्र के राष्ट्रीय नेता, जो सबसे बड़े नेता हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की श्रेणी में भी आते हैं, मोदी हैं। यहाँ का परिणाम यदि ममता के साथ हुआ,
यदि ममता जीत गई तो देश के सभी क्षेत्रीय नेताओं को इस कोरोना काल में एक बार फिर से मित्रों उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा और उनमें फिर मोदी और बीजेपी के खिलाफ लड़ने की ताकत आ जाएगी। यदि टीएमसी की बात करें, टीएमसी के अंदर की बात करें तो लगभग 24 जिलों में जितने भी नेता बीजेपी में गए उसमें 80% गमन, घोटाला और भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन्हें ममता से नहीं बनती थी। सबसे पहले मुकुल राय ही नारदा शारदा घोटाला, कई लोग चीट फंड घोटाले में हैं के मास्टरमाइंड रहे हैं। ये सभी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के शरीफ और ईमानदार बन जाएंगे। ये वही लोग हैं जो कई लोग 80% लोग, मैंने कहा कि लगभग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। यदि ममता हार गई तो क्या होगा? यदि ममता हार गई तो उनके प्रखर छवि डगमगाने लगेगी। स्ट्रीट फाइटर जो एक जमीन से उठकर, मतलब यूं कहें माटी का नेता, जो माटी की नेता है ममता, उनकी छवि डगमगाने लगेगी और फिर टीएमसी बिखर जाएगी। टीएमसी को संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ बड़ा कोइंसिडेंट है कि 98 में टीडीपी और टीएमसी दोनों का निर्माण हुआ था और दोनों के निर्माण 98 में हुआ और पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बनी और वो अंतिम भी हो गई। ये भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। शायद यह अंत ना हो जाए इनका, इसका भी भय सता रहा है टीएमसी के लोगों को। मोदी की हार अकेले, अब बीजेपी यदि हारती है तो मोदी की हार नहीं है, ये मोदी की हार इतिहास में चली जाएगी, क्योंकि अकेली महिला इस देश के प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चुनौती दे करके, इस देश का पूरा सिस्टम एक तरफ लगा हुआ है, कई दिग्गज लोग लगे हुए हैं और अकेली महिला बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के, बिना किसी गठबंधन के और सीधे फाइट देकर के अगर इन विषम परिस्थितियों में भी हरा देता है तो मोदी के लिए यह एक इतिहास बन जाएगा। इससे बड़ी हार शायद मोदी और भाजपा के लिए नहीं होगी। मगर एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि ध्रुवीकरण का जो खेल पश्चिम बंगाल में चल रहा है, वहाँ लगभग 28% मुस्लिम वोटर्स हैं। वो जिसके साथ हुए, कहा जाता है कि सत्ता उसके हाथ हो जाती है। अब यह 28% जो मुस्लिम वोटर्स हैं, इनका वोट टीएमसी के साथ लगातार 2 बार था, 2 बार टीएमसी वहां आई। अब मोदी और भाजपा ने एक खेल खेला जिसे खेला होबे ना तो खेला होबे। उन्होंने कहा कि 70% जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, क्या उनकी कोई औकात नहीं है? वो किसी भी स्थिति में नहीं है। अब ऐसी बात पर यदि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं वो एकजुट हो जाएं, उनका वोट ध्रुवीकरण हो जाए, अगर पोलराइज हो जाए और उनका पोलराइज होकर वोट 70 में 60% वोट भी अगर भाजपा को पड़ जाता है तो किसी भी हालत में भाजपा वहां पर जीत जाएगी। ये जो वहां के राजनीतिज्ञ हैं व रणनीतिकार हैं उनका कहना है। इसी को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। ममता इसी ध्रुवीकरण में फंस गई है। दलित और मुस्लिम में वो मुस्लिम को उन्होंने चुना और दलित उनके हाथ से निकल गए हैं। प्रशांत जो बातों बात में कह गए, ममता और बीजेपी दोनों ही मुस्लिम में, और बीजेपी ममता मुस्लिम तथा बीजेपी शेड्यूल कास्ट की वोट को लेकर के राजनीति शुरू कर रही है। यानी दोनों की राजनीति और दोनों की शुरुआत 15% वोट के साथ हो रही है। यदि केवल महिलाओं की बात करें, ममता महिला है और महिलाओं का अगर सपोर्ट मिल जाता है, महिलाओं के वोटों का पोलराइजेशन हो जाता है, तो जैसे सोनारपुर, दक्षिण उत्तर परगना, ये जाधवपुर, टोलीगंज, विलारा इत्यादि कई जगहों पे ममता महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा होने से ममता को उम्मीद है, यह ममता का चित्र है कि शायद यहाँ पर उन्हें वोट मिले। अब इन बातों पे देखिए कि जाधवपुर से ही ममता की शुरुआत हुई थी। जाधवपुर में से ही उन्होंने लोग सीपीएम के बहुत बड़े नेता को पहली बार 84 में हराया था वहाँ से, तो वहाँ से शुरुआत हुई है ममता की। तो ऐसी परिस्थिति में ममता यदि वहाँ से क्लिक कर गई तो 7वां और 8वां फेज ममता के फेवर में भी जा सकता है। उन्होंने कहा मोदी को, प्रशांत किशोर ने कल, ईश्वर नहीं मगर ईश्वर से कम नहीं बंगाल के लोग मानते हैं।
तो ऐसी स्थिति में मोदी के साथ एक बहुत बड़ा तबका जाता है, और जो मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को बल दे रहा है इस चुनाव में काफ़ी। मोदी ने मुद्दे की जगह ममता को केंद्र में खड़ा कर दिया। किसी भी चुनाव की रैली में आप देखेंगे कोई मुद्दे की बात नहीं, वो 3 योजनाओं की बात और ममता की बात। और ममता ने भी नेताओं के बात छोड़कर और केंद्र में जहां जहां भी फेलियर हुए हैं मोदी, या केंद्र की जो जो गलत नीतियां रही हैं उन्हें छोड़कर वो मोदी को ला करके केंद्र में खड़ा कर देती हैं अपने भाषण के। यानी कि ममता वर्सेस मोदी यह पूरा चुनाव बंगाल का समर्पित हो चुका है। पड़ोसी राज्य असम है, असम में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के ममता कभी भुना नहीं पाई पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में। हालांकि मोदी भी कोशिश में रहे और भाजपा के लोग कि उन मुद्दों को इस चुनाव में न आने दिया जाए। बीजेपी ने ऐसा चांस लेना ही नहीं चाहती। बंगाल के वोटर चाहते हैं, एक अंतिम सवाल यह भी बनता है कि क्या बंगाल के वोटर चाहते हैं कि मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को एक चांस दिया जाए, एक राइट को भी चांस दिया जाए, ताकि देखें कि बंगाल का विकास क्या होता है। यदि मोदी आते हैं तो हो सकता है कि बंगाल का विकास हो, या यह भी हो सकता है कि मोदी आए तो फिर बंगाल का विकास की जगह कहीं और कुछ ना हो जाए। ये दोनों प्रश्न हैं और दो तरह के सोच के लोग उस पश्चिम बंगाल में हैं। हालांकि मुस्लिम जो वोटर्स हैं, अब एक बड़ा सवाल ये है कि शेड्यूल कास्ट के जो वोट हैं वो तो बीजेपी के साथ हैं, उसमें से 70% वोट बीजेपी के साथ है, लेकिन मुस्लिम वोट साइलेंट हो गया है। और अब मुस्लिम को भी सीएए एनआरसीए समझ में आने लगा है। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल ममता के साथ खड़ी होने जा रही है। अब इस एक सवाल 100% का है कि आप ये जो ऑडियो लीक हुआ इसे किसने लीक किया? क्या प्रशांत किशोर ने खुद ही लीक किया, या प्रशांत किशोर को भाजपा ने प्रोजेक्ट करके ममता के साथ रखा था बहुत लॉन्ग टर्म प्लान के साथ? कई ऐसे मुद्दे हैं, कई चर्चाओं के विषय हैं, चाहे कई बातें सामने आ भी रही हैं। और मैं इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं कि गलती होना हमारी प्रकृति है, गलती स्वीकार करना हमारी संस्कृति, और गलती को सुधार करना ही प्रगति है। धन्यवाद, नमस्कार।